नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन सीएज पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के साथ स्पेशल टीवी पे हाज़िर हूँ। हस्ब साबिक़ हर हफ़्ते मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के मायानाज़ डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आपकी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में आते हैं और आपको होम्योपैथी के बारे में नॉलेज देते हैं। होम्योपैथी और सेहत के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम जो हमारा आज का टाइटल है, आज का उन्वान है, एक आम सी एक वबा जो कि बड़ी सीरियस वबा है, जो कि आजकल पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है। पंजाब ख़ास तौर पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसका कोई ना कोई 1 2 3 4 फ़र्द जो हैं वो इस वबा का शिकार ना हो। तो आइए आज चलते हैं, इस वबा के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या नुकसानात हैं, ये कैसे होता है। इस वबा को उर्फ़ आम में डेंगी बोलते हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक सा लफ्ज़ है। तो डेंगी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। चूँकि डेंगी एक सीज़नल बीमारी है, वबा है, और आजकल इस जो वबा है वो बिल्कुल आम है। जैसे जैसे सर्दी ज़्यादा आती जाएगी ये वबा कम होती जाएगी। तो आज का एक ये सुलगता हुआ टॉपिक है, चूँकि बहुत सारे हमारे बहन भाई इस मर्ज़ में, इस वबा में मुब्तला हैं, तो उस पे बात करते हैं कि होम्योपैथी के ज़रिए इस वबा से कैसे निकला जा सकता है, अपने आप को बचाया जा सकता है। कौन से ऐसे इक़दाम किए जाएं कि हम और हमारी फैमिलीज़ इस वबा से महफूज रहें, और खुदा न खास्ता जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो कैसे सिक्योर हो सकते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो अपने पैनल से बात करेंगे। हमारे पैनल में हमारी बहन मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा, वाइस प्रेसिडेंट सीएज पाकिस्तान हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। तो साथ एक सदाबहार शख्सियत डॉक्टर अकील जावेद साहब, तो सेक्रेटरी जनरल सीएज पाकिस्तान हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेंगी। ये एक वबा है जिसने पूरे माशरे को अपनी लपेट में लिए हुए है। तो आप सर ये बताएं कि ये डेंगी क्या है, ये कैसे होता है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप हर हफ्ते में ज़हमत देते हैं, और जो हमारा स्पेशल टीवी है उनका भी शुक्रिया मैनेजमेंट का कि लोगों को हेल्थ के बारे में और सेहत के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट मालूमात प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक जहाद भी है और सेहत पे बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी मीडिया है इस वक्त किसी और चक्कर में है, या दूसरे न्यूज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। सेहत जो सबसे पाकिस्तान का जो पहला मसला वो सेहत है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैनेजमेंट की। दूसरा आपका सवाल कि डेंगी होता क्या है, तो उसमें डेंगी एक ज़ाहिर है एक मतलब ख़ास किस्म का मच्छर है, उसके काटने से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उसमें होता क्या है कि उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। तो जहाँ पे प्लेटलेट्स गिरेंगे लेस दैन 50,000 अगर वो होते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि पेशेंट को डेंगी हो गया हुआ है। और WHO के मुताबिक जो डेंगी का इन्होंने इसको कोड जो इशू किया है वो DENV, यानी कि इसको एक नया कोड इशू किया गया पिछले साल। इसमें होता क्या है कि एक मच्छर है, उसकी एक फैमिली है, फ्लेवराइडे के नाम से उसकी एक फैमिली है। वो जब काटता है पेशेंट को तो उसमें ये इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर जाता है और फिर मतलब प्लेटलेट्स ड्रास्टिकली गिरते हैं। इसके अलावा एडीज़ के नाम से भी एक मच्छर आता है, उसकी फैमिली है, वो भी इसका बायस बनता है। तो ये जब काटेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, इसकी प्लेटलेट्स गिरेंगे, जिस्म में रैशेस, बुखार और हेडेक और जिस्म की पेन, और वो आगे चल के इस पर बात करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा मसला हो तो फ़ौरन से पहले इसको हमें ट्रीट करवाना चाहिए और अपने मालिक से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ औक़ात अगर प्लेटलेट्स और गिर जाए तो ये फैटल भी हो सकता है। जी डॉक्टर हुमा, ये कौन सी ऐसी अलामात है कि एक पेशेंट को जो वो फेस कर रहा होता है कि एक मौलिज को ये पता चले कि अब ये डेंगू कन्फर्म है, क्या उसको फील होता है मरीज़ को? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये कि एक फेब्राइल डिजीज़ है, यानी क्योंकि ये फीवर इसमें जो है उसका होना लाजिम बात है। फेब्राइल डिजीज़ का मतलब यही है कि इसके साथ फीवर है, और फीवर हाई ग्रेड फीवर है, यानी 104 से 105 तक जो है एकदम से ऑनसेट होगा, सडन जो है बुखार हो जाएगा पेशेंट को, और ये 1-2 दिन जो है ये इसी तरह से बुखार रहेगा बहुत तेज़। और फिर उसके साथ साथ यानी ये तेज़ बुखार एक इंडिकेशन है, लेकिन स्पेसिफिक इसका ये है कि अगर तेज़ बुखार के साथ, वैसे तो ये कुछ दिन के बाद अपीयरेंस आती है कि इसमें इरप्शंस आ जाती हैं स्किन के ऊपर और कुछ खराशें सी महसूस होती हैं इस तरह का, तो ये चीज़ होती है। ये 2 चीज़ें इकट्ठी जब होती है ना, ये डेफिनेटली जो है वो डेंगू का केस होता है। और इसमें जोड़ों में भी दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ईच एंड एवरी जॉइंट जो है वो पेन करता है पेशेंट का। और इसके साथ साथ बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो सामने आती हैं। सर में भी दर्द होता है, क्योंकि बुखार की जितनी भी सिम्टम्स हैं वो तो आएंगी साथ में। सर में दर्द होगा, उसकी आँखों के पिछले हिस्सों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, पेशेंट बेड से उठ नहीं सकता, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वीकनेस हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो उस प्लेटलेट तो जब लैब में जाएगा, सैंपल आएगा, फिर जाएगा, फिर पता चलेगा। जी जी, लेकिन कि अगर प्लेटलेट सिम्टम वही हैं जो आप बता रही हैं, तो प्लेटलेट नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा? तो फिर समटाइम नहीं भी होता, ये कोई भी और रीज़न हो सकती है। बड़ा अच्छा इसको ब्रीफ किया। अब सिम्टम्स की बात हो रही है कि अलामात हमें कौन सी मिली, तो इसमें नौजिया बाजुकात हो रहा होता है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मसला पता है क्या है कि जब प्लेटलेट्स गिरते हैं ना, तो आपके खून के जमने का जो एक टाइमिंग होती है ना, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है, और कोगुलेशन टाइमिंग का इशू बन जाता है, उससे खून जम नहीं पाता। और बाज़ औक़ात वो जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज या वेन में खून होता है, वो अगर मैं ले मैन के लिए बात करूं तो वो पंक्चर हो जाते हैं या उसमें लीकेजेस हो जाती हैं, तो वो खून जो है वो जिस्म के अंदर भी फैल सकता है। और वो चूँकि उसका कोगुलेशन का मसला होता है, तो उसको जमने का खून, इसको पतला, आप समझ लें कि पतला हो जाता है, तो जमने का अमल जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार होता है। इसके अलावा बेली पेन, बाज़ औक़ात अगर पेशेंट के सिम्टम्स में बेली पेन है, हेडेक है, नोज़िया है, आजकल तो बहुत ज़्यादा बेली पेन तो बहुत आ रहा है। बिल्कुल। और बेली पेन, डायरिया भी समटाइम इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर ये ब्लीडिंग हो रही है आपकी नोज से, तो वो भी, या गम्स में बाज़ औक़ात मसूड़ों की ब्लीडिंग रुकती नहीं है, या नोज से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस सूरत में आपको फ़ौरन से पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आपको लेने चाहिए, और अपने मालिक से रब्ता करें, क्योंकि ये खुदा न खास्ता प्लेटलेट्स काउंट अगर इससे भी नीचे गिरते हैं तो वो फिर फैटल हो सकता है। और वैसे भी प्लेटलेट्स तो बहुत मशहूर है, हमारी एक सियासी शख्सियत के भी प्लेटलेट्स लेने गए हुए थे। बहरहाल आजकल सुना है कि आ रहे हैं पाकिस्तान, आ गए, शायद ये प्रोग्राम जब आ गए, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो वो आ चुके होंगे, और वो बताए तो प्लेटलेट्स का बड़ा ख्याल करना, अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू इंग्लैंड। अच्छा, ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाएं, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा क्या नुकसान आता है? स्किन में ना रैशेस बाज़ औक़ात, तो रैशेस और खराश, वो भी इसकी नुकसानात क्या क्या हैं अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाए? डॉक्टर साहब, एकदम से जो है ना, इसकी वो एक टाइप होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो हो जाता है, और बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एकदम से पेशेंट का, और उसके बायस जो है फिर क्या है, वो शॉक में चला जाता है पेशेंट, और ये बहुत ज़्यादा फिर लीथल हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है पेशेंट के लिए। जैसे जब ये नया नया आया था, दरियाफ्त हुआ था पाकिस्तान में 5-6 साल पहले, तो तब बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग कैजुअलिटीज़ हुई थी इस बीमारी से, तो क्या होता था तब लोगों को? डॉक्टर साहब, एक तो ये खैर नया तो पाकिस्तान में आया होगा, मतलब उसकी डायग्नोसिस शायद नहीं, और नया तो खैर मैं इसको नहीं कहूँगा, डेंगू रहा है बड़े अरसे से, लेकिन उसकी जो शिद्दत है शायद पाकिस्तान में कोई मेरा ख्याल है 2009 या 8 या 10 वाले स्पेल में ज़्यादा थी। होता क्या है कि एक ख़ास किस्म का मच्छर, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उस फैमिली का, उसका लार्वा बनता है, और ये इसकी जो एक खूबी ये है इस मच्छर की, ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, और इसमें ना वाइट किस्म के स्पॉट्स होते हैं। इस खूबी ये है कि ये गंदे पानी का मच्छर नहीं है,
ये साफ़ पानी में मतलब पलता है, फूलता है। इसको साफ़ पानी मिल जाए, मतलब आपके गमले जो घर के हैं, ये जो आपके जो वाटर टैंक्स हैं, इनमें इसकी वो होती है, कूलर है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यही है कि गंदे पानी का मच्छर नहीं है, और हर मच्छर डेंगू नहीं है। मज़े की ये बात है, शायद कोई दूसरा मच्छर इस फैमिली के अलावा दूसरा मच्छर कैरियर तो हो सकता है, लेकिन हर मच्छर डेंगू नहीं होता। इसको कर लें, अगर कोई मच्छर उस इंसान को काट ले जिसको ऑलरेडी डेंगू का मसला हुआ है, तो वो शायद कैरियर बन के अगले को काटेगा, तो वो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये इसकी मोटी मोटी है। करना ये है, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे आप लोगों ने सुबह शाम अपने गमलों की सफाई रखनी है, पानी ज़रूरत के मुताबिक पौधों को दें। आजकल वैसे भी सीज़न ऐसा है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इतना पानी दें कि वो शाम तक अब्जॉर्ब हो जाए, तो इससे बचा जा सकता है। सफाई के असूलों को, छत पे टायर पड़े होते हैं, उनमें पानी रह जाता है, बारिश के पानी में इनके लिए बड़ा ही मुआफिक इन्वायरमेंट है। कूलरों में पानी है जी बिल्कुल, जो टायर वाले आपने आजकल जो सर्दी है तो कूलर भरे तो होते हैं लोगों ने, लेकिन वो पानी निकालते नहीं है, तो पानी वहाँ रहता है लेकिन चलाते नहीं है जी, उसमें वो लार्वा डेवलप हो जाता है और फिर उसके बाद वो। बल्कि डॉक्टर साहब अभी आपने टायर्स की जो बात की, ये अभी जो रिसर्च हुई उसमें पता चला कि अमेरिका में जो बंदरगाह हैं वहाँ पर ये पुराने टायर्स ही जो हैं वो उसकी अफजाइश की वजह बने, और ये डेंगू का स्प्रेड जो है वो हुआ है इसी वजह से। टायर और कूलर एक्चुअली प्लास्टिक या पेट्रोलियम बेस्ड चीज इनको मिलती है, उसमें फ्रिज में भी लोगों का पानी बात कर खड़ा है, उसमें भी वो जो ट्रे है उसकी सफाई भी रखनी है, ट्रे है, फिर डिस्पेंसर है जो पानी का, उसके अंदर पानी होता है, साफ पानी जहाँ पे भी इसको मिलेगा उस एनवायरनमेंट में। ये बहुत ज़्यादा अक्सर वॉशरूम में लोगों ने बाल्टियाँ भर के रखी होती हैं, कई के दिन वो पानी स्टोर होता है, उसको यूज़ नहीं करते, उसे कवर करके रखें, यानी जहाँ पर भी पानी का आपने अक्सर घरों में होता है। आजकल तो पता ही ना होता कि पाकिस्तान में कि बिजली कब आई और कब गई, तो लोग बाल्टी भर के रख छोड़ते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगी। दूसरा डॉक्टर साहब, इसमें इसकी बड़ा अच्छा है कि ये जो है ना, ये रात की तारीखी में नहीं काटता। ये सूरज जब निकलता है उसके 2 घंटे बाद, अगर लेट सपोज फजर 5 बजे है, तो इसकी कार्रवाई शुरू होगी सनराइज़ के बाद, यानी कि 7 बजे 6:30 बजे ये कार्रवाई स्टार्ट करेगा। तो वो टाइम बड़ा ख़तरनाक है, तो उसमें हमें ख्याल करना है इसमें। बिल्कुल पर्टिकुलर शाम का वक्त है। हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग जो है इसके टाइमिंग्स में है। अर्ली इवनिंग मींस सनसेट से पहले पहले ये कार्रवाई डालेगा जब भी। अच्छा, उसके बाद सारी रात आप बेफिक्र हो, डेंगू का कोई बेफिक्र तो नहीं होना डॉक्टर साहब, देख रहे हैं आपने बेफिक्र तो नहीं हो सकते। मच्छर आखिर मच्छर है, वो आम भी हो तो आपको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। मच्छर जब मलेरिया होगा तो खुदा न खास्ता आपका जिगर इफेक्ट हो सकता है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो मच्छर किसी भी टाइप का हो, डेंगू हो या दूसरा ऑर्डिनरी मच्छर हो या एडीज़ की फैमिली जो भी हो, उसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में आपको पता है सीज़न तो चल रहा था मच्छरों का, मतलब जो अगस्त की पूरी दुनिया में मच्छर का सीजन था, पूरी दुनिया में मच्छर का सिलसिला है। तो उससे आपने वो जालियाँ लगा के या वो जो मच्छरदानी होती है वो लगा के, या रेप्लीमेंट मिलते हैं आपको, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक वो पौधा भी है शायद तुलसी, अगर वो घर में हो तो शायद तुलसी भी, और हरमल का पौधा भी जो है हरमल ये का, तो ये अगर घर में है तो ये भी उसको भगाने में मदद अदा करते हैं। तो इस सीज़न में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। मच्छर बेशक ये डेंगू वाला हो या कॉमन हो, वो मलेरिया करेगा, कॉमन मच्छर मलेरिया करेगा तो आपको जिगर इफेक्ट होगा, मलेरिया छोटी इफेक्ट होगी। ये जो पेशेंट को सर्दी का लगना है ये भी इसी में आता है, ये इसमें भी है और मलेरिया में भी है, दोनों में चिल्स आते हैं। हाँ जी, सर्दी आती है बिल्कुल। और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनको अपनाकर डेंगू से सिक्योर रहा जा सकता है? जी अब डॉक्टर साहब देखिए कि मच्छर के काटने से बचना, पानी के अलावा देखें तो ये कि अपने जो आप ड्रेसिंग करें उसमें आपके जो बाजू हैं वो कवर होने चाहिए पूरे, इस चीज़ का ख्याल रखें। छोटे बच्चों में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करें, बूढ़ों में स्लीवलेस यूज ना करें, एजेड पर्सन्स में भी ये चीज़, हाँ जी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक, तो वहाँ जहाँ जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है वहाँ पर इसके चांसेस ज़्यादा हैं होने के। जैसे आजकल लोग सुबह वॉक के लिए जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, वही इसका डेंगू का है, वही टाइम, तो उस वक्त अगर वो अपने आप को कवर करके जाएं या इस सीजन में वॉक जो है वो थोड़ा लिमिट कर दें, लिमिट ना करें, टाइम चेंज कर लेना डॉक्टर साहब, थोड़ी टाइमिंग को आगे पीछे किया जा सकता है। आप वो जो प्लास्टिक के ग्लव्स मिलते हैं वो पहन लें और पूरी स्लीव वाली वो पहन लें। वो फेस पे तो नहीं ना, वो अगर आप पार्क में घूम रहे हैं सुबह सुबह तो कई जगहों पे वो लोशन लगा लें, कोई लगा लें, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं या फिर कोई ऑयलिंग कर लें, कोई लोशन यूज करें। उसका सबसे बढ़ के बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि, और बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि सफाई निसफ ईमान है।
तो आप अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, बस अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को तो पसंद ये तो 1400 साल पहले इसका हल दे दिया गया। आप अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। मच्छर पनपता कहाँ पे है? जहाँ पे एनवायरनमेंट का इशू है। एक तो गंदे पानी का मच्छर है और ये साफ पानी का मच्छर है, लेकिन ये साफ पानी का ये भी मतलब नहीं है कि भी आपने पानी डाला और ये उसमें बन गया। जाहिर है वो 2-4 दिन पड़ा रहता है तो उसमें मतलब जम आएंगे या उसके लिए मुवाफिक एनवायरनमेंट बनेगा तो वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सफाई रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मच्छर जब काटता है तो ये बीमारी दूसरे लोगों को भी हो जाती है कि आपको डेंगू है, खुदा ना खास्ता ये किसी एक पेशेंट को है तो उससे दूसरे को भी जा सकती है? जी बिल्कुल डॉक्टर क्या ये साहब, मुतद्दी मर्ज है, ऐसा है? ये ऐसा नहीं है कि ये यानी कि उसके काटने से होता है, बल्कि ये कि अगर वो पर्सन के जिसको डेंगू था उस पर्सन को जो है वो मच्छर ने जो काटा, वो मच्छर अगर किसी को काटता है जाके तो फिर ट्रांसफर हो जाता है डेंगू यानी कि उसको। एक मच्छर ने अगर एक पेशेंट को काटा है वही जाके दूसरे को मुंतकिल हो जाता तो है। इन्फेक्ट हो जाता है। एक बड़ा फिल्मी डायलॉग था, नाना पाटेकर एक कैरेक्टर है इंडियन, वो कहते हाँ, साला एक मच्छर। बड़ी हाँ। मतलब वो फिल्म मशहूर वो है, आदमी साला को हिजड़ा बना एक देता है। मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो कहने को तो इतनी सी चीज है, लेकिन बहरहाल जब ये इफेक्ट करता है नहीं, दूसरा लेकिन वो डेंगू पे थोड़ी कहा था, वो तो एक आम नहीं, उन्होंने वो तो मतलब डायलॉग था ना। डायलॉग था। लेकिन बहरहाल वो है तो मच्छर ही है ना जी। एक छोटी सी जिन्स है लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी है, वो कर सकता है आपको खराब। तो आपका सवाल मेरा ख्याल जवाब दे दिया डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर कि ये था कि मुंतकिल क्या एक दूसरे से बीमारी मुंतकिल होती है? एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन तो मुंतकिल नहीं होगी। नहीं होती ये तो है। बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, नॉट। एक मच्छर अगर है भी ये मादा मच्छर है। इन्फेक्टेड नहीं, बिल्कुल मादा female। मच्छर जो फीमेल है, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई मच्छर काटेगा और वही मच्छर जाके दूसरे बंदे को, सेहतमंद या हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो इन्फेक्ट कर देगा, डेवलप हो जाएगा। डॉक्टर साहब अकॉर्डिंग टू बीबीसी जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक एनुअली यानी पूरे सालाना जो है वो 40 करोड़ लोग इससे मुतासिर होते हैं डेंगू पूरी से। ऑल ओवर द वर्ल्ड। All over कोई the बात world। नहीं, 8 अरब की आबादी में 40 करोड़ कोई इतना लंबा जी फिगर तो नहीं है। नाजरीन, आप देख रहे हैं डेंगू, इसके नुकसानात और इसका तदारक, इससे कैसे सेफ रहा जा सकता है। तो वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मौके के मौसम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। तो इस पे हमारी गुफ्तगू चल रही है, डेंगू फीवर। अभी हमने बात की कि ये क्या है, आपको बताया, आपके इल्म में इजाफ़ा किया। तो नाजरीन, यहाँ तक तो आपके इल्म में बात आ गई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये डेंगू क्या है, कैसे होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, अपने माहौल को कैसे साफ़ रखा जा सकता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की, अपने घरों की अगर सफाई रखेंगे तो डेंगू फीवर जैसी वबा से अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को महफूज रखेंगे। तो हमारे पैनल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि ये डेंगू क्या है। अब वो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सीज़न, कि ये डेंगू का सीज़न कौन सा है, कौन कौन से महीने हैं जिनमें ये डेंगू की वबा फैलती है। तो मैं डॉक्टर हुमा के पास आता हूँ, तो आप बताएं कि साल के कौन कौन से महीने हैं जिसमें ये डेंगू का ख़तरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब मोस्टली तो ये जो है ना एंड ऑफ द रेनी सीजन, यानी जब ये बरसात का मौसम होता है और वो एंड हो रहा होता है तो उसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। और फिर जैसे जैसे मौसम ठंडक की तरफ आता है ये कम होता जाता है, और जब सर्दी आ जाती है तो ये मच्छर गायब हो जाते हैं। ये अकील साहब, थोड़ा सा मेरे साथ आपका शायद इख्तलाफ भी आ जाए। हम दोनों पिछले दिनों अयूबिया में थे, तो ये वाशरूम में है और ये मुझे बुलाते हैं कि आवाज़ देख के कि डॉक्टर साहब देखें ये मैंने डेंगू को मारा है, ये डेंगू है। तो मैंने कहा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे टेम्परेचर उस वक्त होगा 7-8, 7-8 अर्ली मॉर्निंग था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने कहा कि इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में डेंगू फीवर नहीं होता। अब ये बज़िद थे कि है। अब ये ज़रा बताएं मुझे या अपने मेरे नाजरीन को कि कितने टेम्परेचर तक जो है वो डेंगू होता है और कितने टेम्परेचर के बाद डेंगू जो है वो ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद।
देखिए जी डॉक्टर साहब, इसमें एक tropical- WHO का है। मैं उसी तरफ ट्रॉपिकल जो एरिया होगा ना, जहाँ पे मुतअद्दिल मौसम होगा, ना ज्यादा गर्मी, मोतदिल मौसम। मोतदिल, हाँ जी सॉरी उर्दू बस ऐसी ही है। हाँ। तो मोतदिल जहाँ पे सीजन होगा, तो पाकिस्तान में इसका जो आइडियल टाइम है वो अगस्त के बाद है, या सितंबर ऑनवर्ड आप कर लें। असल में प्रॉब्लम बनती है अगस्त की बारिशों से, जो बारिशें, वो बारिशों की वजह से गमलों में, क्यारियों में और वाटर टैंक में इधर और टायरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसको वो इन्वायरमेंट सूट करता है, सितंबर अक्टूबर ये इन्वायरमेंट सूट करता है। तो जो सर्दी बढ़ती जाएगी, मच्छर टोटली गायब हो जाएगा, उसमें कोई भी टाइप हो, मच्छर आखिर मच्छर है, ठीक है। तो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में ये नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर मतलब, वैसे आपकी मैं बिल्कुल राय का एहतराम करता हूँ कि 8-10 से अगर नीचे चला जाए तो इसकी पेनिट्रेशन या इसकी अफजाइश ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहरहाल उस दिन था और मैंने आपको दिखाया था और बिल्कुल वो नज़र आ रहा था। ये मस्जिद थे कि ये डेंगी है, और मैं कहता था ये डेंगी नहीं है। कहने का मतलब है वो रूम इन्वायरमेंट या रूम टेम्परेचर उसको इतना मिल गया था उस रूम में कि शायद उसको मरी की वो ठंड जो है ना, वो डायरेक्ट वो अपील नहीं कर रही थी। तो वो मौसम इसमें बड़ा किरदार, शिद्दत। इसमें फ़र्क ये है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे देहाती इलाका जाते हैं, जो खुले इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, ख़ास तौर पे विलेजेस एरियाज़, वहाँ पे जब मई और जून की कड़क धूप पड़ती है तो मक्खी और मच्छर वहाँ पे मर जाते हैं जी। एक्सट्रीम वेदर दोनों में, जबकि सिटीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीवरेज और ये जो निज़ाम है वो उसमें पनाह लेता है। मसलन अभी यहाँ लाहौर में जनवरी में भी मच्छर है। सर वही ना, बाद में वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। देखिए एक बंदा कमरे में छुप के बैठ गया है, ये किसी पनाह में बैठे, उसको उसका टेम्परेचर आइडियल मिल रहा है, तो ये मच्छर मरता नहीं है, ये छुप जाता है सीवरेज के गटरों में और ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी चीज़ कि अब जब हम अवॉइड करने की तरफ बात करते हैं या किन चीज़ों की एहतियात करनी है, उसमें जैसे ये घरों में कर्टन्स हैं, पर्दे वगैरह हैं, जब स्प्रे करें तो वहाँ पर भी करें, क्योंकि वो आइडियल इनकी जगह होती हैं। इसी तरह बेड्स वगैरह के नीचे जालियाँ, हाँ जी बिल्कुल, नेट्स पे इसी तरह से ये मौजूद रहते हैं। तो इन चीज़ों को देखें, और सबसे अहम बात वही है कि जो भी वाटर पोर्ट्स हैं ना, जितने भी पानी के बर्तन वगैरह हैं, उनको ढाँप के रखें, तो ये सबसे ज़्यादा जो है इसकी एहतियाती तदाबीर में मेरा ख्याल यही कुछ ही है कि पानी से बचाओ है, पानी को कहीं भी साफ पानी का जो ज़ख़ीरा है वो ना होने दें, ना अपनी छत पे, ना गमलों पे, ना फ्रिज में, ना डिस्पेंसर में, ना कूलर में, ना कहीं कोई टायर शायर अगर पड़े हैं उनमें कोई पानी स्टोर है छतों पे, तो ये ज़रा एहतियात करें। पुराने ज़मानों में वो धोनी की जाती थी, वो भी करना चाहिए। वो जो बिल्कुल स्मोक वगैरह करना जो है, धुनी देना जो होता है वो, जी हरमल की, वो बहुत बेनिफिशियल होती है इसमें। अगर आप मॉडर्न वेज की बात करें, ये स्प्रेस का है, स्प्रे से मरता है कि नहीं? मरता तो है जी बिल्कुल। केमिकल्स जो हुकूमत है उसको फिर चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में स्प्रे, लेकिन स्प्रे कहते हैं जी इसके नुकसानात बड़े, करते नहीं है। सर हमारा आलमी यही है कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे होते हैं, तो स्प्रेज वैसे मार्केट से भी मिल जाते हैं, जो मॉडर्न वेज हैं, मॉस्किटो स्प्रेज अवेलेबल है, वो हर शाम सेल्फ प्रोटेक्शन करें, खुद से सेल्फ प्रोटेक्शन करें। अब सारा कुछ गवर्नमेंट करेगी तो फिर मैं और आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एहतियाती तदाबीर में ये तो है ना कि इन्वायरमेंट के हवाले से कि अपने इर्द गिर्द का कैसे हमने बचाव करना है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है डेंगू, तो उसमें जो है एहतियात तो जो करेंगे, उसमें फ्लूइड्स इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए पेशेंट में। वो भी जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से भी जो पेशेंट है कोलैप्स कर सकता है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसका इंटेक जो है वो जूसेस वगैरह उसको देने चाहिए। अच्छा बाज़ औक़ात ना प्लेटलेट्स काउंट तो हम करवा लेते हैं PCR के थ्रू या इधर उधर या स्पेशल डेंगू टेस्ट के थ्रू, लेकिन बाज़ ये 100% नहीं है कि प्लेटलेट्स आपके सिर्फ डेंगू की वजह से गिर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपका बोन मैरो का इशू भी आ जाता है। सही, बिल्कुल। कैंसर की सूरत में भी प्लेटलेट्स मतलब बाज़ औक़ात गिर जाते हैं, बोन मैरो स्पेशली, तो उसकी डिफेक्शन या डिफेक्ट की वजह से भी बाज़ औक़ात होते हैं। तो इसको मिक्सअप मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। तो डेंगू स्पेशल कुछ लेबॉर्ट्रीज करवा रही है, वो हमें करवाना चाहिए, उससे हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगी और प्रॉपर डायग्नोसिस होगी इसकी। नहीं अच्छा, ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये भी बताएं नाज़रीन को। डॉक्टर साहब बिलो 50 इसका एंड क्या है? अगर कोई केयर नहीं करता, CBC नहीं करवाता, लापरवाही में पेशेंट करता है, तो एंड इसका खुदा न खास्ता
पेशेंट की डेथ की तरफ जाता है या क्योरेबल है खुद ब खुद? एंड तो ऑब्वियसली दुआ ही है और फिर कुल शरीफ है, उसके अलावा एंड नहीं, जो मेरे ख्याल में है कि अगर किसी पेशेंट को मच्छर काटती है, क्योंकि मादा मच्छर है, उसको डेंगू हो गया, उसके सिम्टम ज़ाहिर हो गए, फीवर आ गया, बॉडी पेन्स आ गई, नौजिया हो गया, प्लेटलेट गिर गए, लेकिन ये 5-6 दिन तक ये आहिस्ता आहिस्ता गिरते रहते हैं, तो उसके बाद ये खुद ब खुद ही कवर होना भी शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली। जी बिल्कुल, एक नेचुरल बॉडी में डिफेंस का मैकेनिज्म मौजूद है, जिसको हम होम्योपैथ वाइटल फोर्स कहते हैं, एलोपैथ इसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और जो चाइनीज़ थेरेपी है उसको वो ची कहते हैं, वो जो एक्यूपंक्चर अप्रोच है वो उसको ची कहते हैं। तो बॉडी का एक अपना निज़ाम मौजूद है, उसको कवर करता है। लेकिन इसका इनक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो 2 से 7 दिन में इसकी अलामत नमूदार होती है, उससे पहले कुछ नहीं होता, फील नहीं होता। 2 से 7 दिन लगते हैं। 7वें दिन जो फीवर होगा ना या हेडेक होगी वो टॉप ग्रेड होगी, 103, 104, इवन 105 तक जा सकता है। वहाँ से फिर डिक्लाइन का सिलसिला, अब सेल्फ निज़ाम एक्टिव हो गया है, और अगर आपकी पावर, वो इम्यूनिटी पावर कह लें या वाइटल फोर्स कह लें या कुव्वत कह लें, इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर उसको सबसाइड करना स्टार्ट करेगा। तो 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन ग्रेजुअली ये प्लेटलेट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहे और मुसलसल कम हो रहे हैं और ये खुदा न खास्ता 30,000, 25,000, 20,000 नीचे आ रहे हैं, तो आपका ब्लड 15,000 तक भी लोगों के देखे उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन उनका सैलाने खून बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस, और गम से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। ब्लीडिंग है, आप हेमरेज इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी आपको आ रही है, तो उसमें तो फिर वो फैटल हो सकता है, ये मौत का बायस बन सकता है। लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है, 2-3%। 1 in 20 यानी लीथल होता है ये, इतनी रेशो। आज की इस डिस्कशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अहम पहलू है जिसको अभी तक हमने इग्नोर किया है। इसमें खुराक पेशेंट को कौन सी दी जाती है कि जो डेंगू में मुब्तला हो चुका है पेशेंट, उसको क्या डाइट देनी चाहिए? मेरा ख्याल है डॉक्टर हुमा से भी कोई सवाल कर लें, ये भी जी मैंने हुमा से पूछा। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में एक जिक्र करते हैं एप्पल के हवाले से, तो यहाँ आज नहीं करना। हाँ जी, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एप्पल या जूस, एप्पल जूस जो है वो यूज करवाएं। एप्पल या जूस, एप्पल जूस में यही तो कह रहे हैं। एप्पल जूस, एप्पल जूस, जी एप्पल जूस यूज कराएं, और यानी कि सेब का जूस पिलाएं। बिल्कुल, और उसमें क्योंकि हमने उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करना है, और उसमें चूंकि विटामिन सी भी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसमें मटन, बीफ, रोटी, ये चीजें नहीं, फीवर में तो रोटी तो देनी ही नहीं है ना, बंद कर देनी। बिल्कुल, क्योंकि इंटेस्टाइन्स जो नाज़रीन है, की इंफॉर्मेशन के लिए ये बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि इस फीवर में रोटी बंद है, जूसेस दीजिए। अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, इनसे अवॉइड करना है। बिल्कुल, और इनसे वैसे भी अवॉइड करना है डॉक्टर सर। एक दिन में 100 ग्राम तो प्रोटीन ले सकता है, वैसा भी ना करें आप। 100 ग्राम की बात और है, और 500 ग्राम की, 1000 ग्राम की बात और है। अब लाहौर में बैठे हुए तो मजाक थोड़ी। यहाँ तो 3-3 पाव गोश्त एक बंदा खा लेता है, वो 1000 ग्राम पे चली जाती है बात। तो डॉक्टर साहब एप्पल जूस में ना थोड़ा सा लेमन का एक्सट्रैक्ट डालें, उसमें चंद एक ड्रॉप्स उसके शामिल करके अगर लेते हैं ना, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो बेटर होंगे इससे, और बूस्ट भी होगा। एप्पल जूस के साथ और कौन सा जूस? देखिए सिट्रिक एसिड इसमें खीरे का जूस भी चल सकता है। खीरे का जूस अगर मिल जाए तो चल सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनार का जूस इसमें बड़ा काउंट करता है। अनार का करता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि चूंकि इसमें हेमरेज फीवर भी हो जाता है, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर अनार यूज़ कर रहे हैं तो वो रेड वाला यूज़ नहीं करें, बिकॉज खुदा न खास्ता अगर हेमरेजिक उसका हो गया सिलसिला और उसको वॉमिट में ब्लड आ रहा है, तो आप ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, ये कलर वो है या क्या कहते हैं अनार का, वाइट वाला अनार जो है वो यूज़ करें। और सबसे जो रिसर्च में चीज़ बहुत ज़्यादा आई है ना, पपाया लीव्स जो हैं, पपीते के जो पत्ते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट यानी उनका जो जूस है वो, उसका कहवा या जूस वो यूज़ करें। बल्कि तो पपीते की जिक्र आई है इसमें, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी, पपाया के नाम से। हाँ जी, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया बड़ी अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर में यूज़ करें। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मार्वेलस रिजल्ट्स हैं। जनरल अगर प्लेटलेट्स अगर काउंट डाउन हो रहा है, बेशक वो बोन मैरो की वजह से ही है, ठीक है, इसको लाजमी यूज करवाएं। इसको यूज करवाएं विद इन अ वीक,
जैसे जैसे आप लेते जाएंगे आप प्लेटलेट्स काउंट वही 3-3.5 तक चले ही जाते हैं। बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। लेकिन अपने होम्योपैथिक मॉलिश से सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल ना जाइएगा। सेल्फ मेडिकेशन से एक बात जहन में आ रही है जो मैं शेयर करना चाहूँगी और बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि जहाँ बात हुई कि मसूड़ों से भी खून आने लगता है और समटाइम ऐसा होता है नोज़ ब्लीड होने लगती है या ब्लीडिंग किसी भी पार्ट से हो जाती है क्योंकि इसका ब्लड कोगुलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो चूँकि हमारे माशरे में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक चीज़ का ख्याल रखिए कि एस्प्रिन या ब्रूफिन ये चीजें बिल्कुल भी ना लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। वे ऑफ ट्रीटमेंट तो पैनाडोल 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेकिन और साथ सेल्फ मेडिकेशन भी तो है ना। कोई उनके पास डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात कर रहे हैं। बाज़ का जो नाक से खून है ये जो है ना ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी जारी हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, पिछले प्रोग्राम में बात की थी बल्कि मेरा ख्याल आपके चैनल पे प्रोग्राम होता है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो बजाय इंटरनल डैमेज होने के वो एक्सटर्नल डैमेज जब होता है बीपी के या हाइपरटेंशन के पेशेंट में तो वो खून नाक से निकल आता है। तो नाक से अगर खून जारी होता है इसका ये मतलब नहीं है कि डेंगू ही है, तो वो हाइपरटेंशन की तरफ या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं, इसकी तो खास सिम्टम है ना, इसकी तो अलामत है। नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर में भी आपकी हेडेक है, बेली पेन की आजकल बहुत ज्यादा हेडेक है, बेली पेन की बहुत ज्यादा बेली पेन और ये रुकता भी नहीं है, कई दिन साथ चलता है। तो क्या ये भी डेंगू की वजह से ही है? हाँ जी, ये देखिए बेली पेन, नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि मतली कैह हो जाना और डायरिया की कंडीशन भी मिलती है बहुत सारे पेशेंट्स में, जो है मोशन भी बहुत ज्यादा है लोगों के लिए, बिल्कुल इसमें पाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज ये भी इसी में ही है डेंगू में कि जिस पेशेंट को मोशन आए, पेट दर्द हो, भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है पेशेंट की, वो कुछ खा पी ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब इसमें जहाँ पे नोजिया या वॉमिट होगा उसके साथ डायरिया भी एसोसिएट करता है बहुत सारे। गले की इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जी बिल्कुल, इसमें गले की इन्फेक्शन भी होती है, समटाइम इसमें ये चीज भी मौजूद होती है। नहीं, अक्सर हो रही है डॉक्टर साहब। गले की इन्फेक्शन तो बहुत सारी चीजों में होती है, लेकिन ये कि इसमें भी ये सिम्टम देखी गई है। उसके बाद कफ भी शुरू हो जाती है। ये पिछले 10 दिन से मैं पेशेंट जो डिफरेंट आ रहे हैं, फ्लू लाइक कंडीशन स्टार्ट होती हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद पहले बुखार है, साथ जोड़ों का दर्द है, खासतौर पर चेस्ट पेन है। जोड़ों का दर्द हम मिस कर रहे हैं, जोड़ों का नहीं डॉक्टर साहब जिक्र किया हमने। अच्छा किया, ठीक है। वैसे 100% जोड़ों का दर्द इसमें लाजमी होगा। नहीं, जोड़ों में खैर घुटनों में ये तो नहीं, ये तमाम जॉइंट्स में पेन होगा। ये बताता है कि मेरी चेस्ट पेन है और बैक पेन है, ये खास तौर पे। इसमें तमाम जो है सो छोटे या बड़े लाजमी, इसमें किसी में शिद्दत कम होगी, जरूर दर्द होगा और साथ में तमाम पट्टों में दर्द होगा, जिस्म के तमाम मसल्स पेन करेंगे। दर्द होगी ना जिस्म में, ये ऐसा जैसे बांस के बैंतों से नहीं, वो मास्टर खुदा बख्श सामने मारा हो बांस, आप अगर वैसा पेन है, वैसा पेन। बल्कि नेचर ऑफ पेन की डॉक्टर साहब ने बात की। हम थोड़ा सा इसको आते हैं होम्योपैथी को डालते हैं। क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है? जी यही से बिल्कुल है, यही से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा जी दर्द ऐसी होते हैं कि जैसे मास्टर साहब ने, खुदा बख्श साहब ने या मौला बख्श साहब ने बैंतों से पीटा हुआ है, तो इस किस्म का दर्द हो तो यूपिटोरियम पफ बहुत अच्छी मेडिसिन है, बड़ा अच्छा। यानी कि सबसे पहला सिम्टम ये है, हम अपने आवाम की, अपनी पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करते हैं कि ऐसा बुखार जिसमें ऐसे दर्द जिस्म में हो जैसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, डंडों का मारा पीटा गया है, बांस के डंडों से, बैंत से। वो तो लोहे का पाइप भी हो सकता है, अब बांस तो नहीं है, तो शीशम की छड़ी भी हो सकती है। यानी कि ऐसा है कि बैंत ये डंडों से मारा गया हो, ऐसी सूरत में यूपाटोरियम 30 ये अगर पेशेंट को दें तो रिकवर आता है। ये पहला, लेकिन देनी होम्योपैथिक मालिश के मशवरे से। ठीक है, ये है पहला सिम्टम और पहली दवाई। इसके अलावा 105 पे हाई ग्रेड फीवर है। डॉक्टर साहब यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यूपेटोरियम पर्फ जो है इसी के हवाले से, क्योंकि ये इसे ना ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो यूपेटोरियम पर्फ की ये खसूसियत है कि उसकी तमाम हड्डियों में जो है ना वो दर्द हो रहा होता है, और ये आम मलेरिया में भी बड़ी इफेक्टिव है। हाँ जी बिल्कुल, डेंगू के अलावा आम मलेरिया में बड़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा 105 हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट को, तो वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है, तो वहाँ पे होम्योपैथी क्या करती है? जी वो एक तो उसमें ये है, एक हदीस भी शामिल करते हैं, टाइम भी थोड़ा मेरे पास, कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बुखार को पानी से ठंडा करें। बिल्कुल सही। पट्टियाँ, क्या इसमें होम्योपैथी में ये है? आप मानते हैं इस चीज़? जी बिल्कुल मानते हैं, और ये प्रैक्टिकल है जी। हमारे पास हाई ग्रेड के फीवर आते हैं, बिल्कुल उसके पाँव पे, सर पे पट्टियाँ करते हैं और डाउन होता है। ईमान तो इसमें आगे तो कोई बात नहीं, 1400 साल पहले फरमा दिया गया था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
लेकिन बहरहाल उसको परमानेंट उसका सोल्यूशन ये है कि मेडिसिन लें। अच्छा, ये अगर कंडीशन है, अगर 104 105 बुखार में पेशेंट आ रहा है तो हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बेलाडोना कहलाती है। तो उसमें थ्रॉबिंग पेन्स होती हैं, हेडेक इंतहा का और बुखार इंतहा का। फिर वो बल्कि मैंने बुखार ये भी देखा है, उसका आपकी रंग बात लाल को हो रहा आगे होता है। बढ़ाता हूँ कि बुखार सर में ज़्यादा है, पाँव ठंडे हैं, ये भी आजकल सिम्टम आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए भी बेलाडोना बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन। और बेलाडोना की एक ही इंडिकेशन है, तो अपने नाज़रीन या जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स उनको बता दूं कि बेलाडोना की पेशेंट में सुर्खी या लाली ज़रूर होगी, उसके गाल सुर्ख हो रहे इसके हैं। अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसमें? डॉक्टर साहब, चाइना भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें, क्योंकि प्रोस्ट्रेशन यानी कमजोरी पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पर हम साथ ये देते हैं तो बहुत अच्छे इफेक्ट चाइना वैसे ब्लड लॉस की बहुत बड़ी मेडिसिन है। ब्लड लॉस की एक इसके अच्छी अलावा और मेडिसिन कौन है। कौन सी मेडिसिन इसमें आती इसके है? अलावा जो है वो नेट्रम सल्फ ज़रूर दें, मैं ये कहूँगी। वो इसलिए कि आजकल का जो वेदर है जिसमें वो नमी भी साथ में शामिल है और ठंडक भी है। यानी कि 4 मेडिसिन आपने बताई। नेट्रम सल्फ में जिगर के मामला लाजमी होते हैं, हाँ भूख जी। नहीं लगती पेशेंट को, और ये उल्टियाँ और मतली आपको पता है जिगर और लीवर के साथ एसोसिएट करती है। इपिकॉक बहुत इसके अच्छी अलावा मेडिसिन तो है। नाजरीन, अभी बहुत सारी अद्वियात होम्योपैथी की मौजूद हैं, उन पर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम बहुत सारी अद्वियात यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, यहाँ बड़ी डिटेल के साथ हमने बता दिया कि डेंगू क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके तदारक क्या है, बचाव क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अद्वियात भी आपको बताई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो आप यकीनन एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक मरीज के पास जाएंगे तो वो अलामात के मुताबिक दवाई देगा और इंशाल्लाह डेंगू फीवर क्योरेबल है होम्योपैथी में। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने गिरदोनुमा और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।